मेरा व्याख्यान अंतिम होता है और जल्दी जल्दी मेरी बात करूँगी क्योंकि अभी सब लोगों को भूख लगी होगी। तो मैं हर एक का नाम नहीं लूँगी, लेकिन सब लोगों को जो यहाँ उपस्थित है मेरा धन्यवाद देना चाहती हूँ। ये संयोग से मैं इन दिनों दिल्ली में हूँ और मुझे यहाँ निमंत्रण मिला। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और शर्माने की बात भी है, क्योंकि कोई तैयार नहीं हुई, कोई प्रेजेंटेशन प्रस्तुति नहीं है, बस 2-1 शब्द करूँगी। और चूँकि यहाँ संस्कृति और अनुवाद दोनों शब्द होते हैं और कल गंगा जी से बात हो रही थी कि मतलब ये संस्कृति और अनुवाद इनमें से क्या संबंध होता है, क्या समस्याएं होती है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने कुंवर नारायण के अंतिम काव्य का इतालवी अनुवाद किया और कुंवरजीव, ये कुंवरजीव है। आपने कुंवरजीव का नाम ले चुका है, तो ये मैं सोचती हूँ कि इस संदर्भ में कुंवरजीव बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस नमूने से मैं 2-1 शब्द करूँगी कि आमतौर पर हम जब अनुवाद करते हैं, ये प्रॉब्लम है कि मूल ग्रंथ, मूल भाषा जो इतालवी में पता नहीं कि यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा लोग सोचते हैं कि यदि हम अपनी मातृभाषा से या मतलब दूसरी भाषा से अपनी मातृभाषा में अनुवाद करेंगे तो ये और अच्छा होगा। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि कुंवरजीव की मातृभाषा न संस्कृत थी न चीनी थी, और वो मतलब सब लोग बोलते हैं कि वो सबसे अच्छा अनुवादक हुआ जो संस्कृत से जो बौद्ध संस्कृति है वो चीन में लिया। तो इसका मतलब है कि शायद कुछ स्टीरियोटाइप्स होते हैं और जो हम करते हैं, हम सिर्फ भाषा की बात नहीं है, हमेशा संस्कृति से जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं 2-1 शब्द करना चाहूँगी कि ये संस्कृति क्या है और हमारी भूमिका, हम जो मैं अनुवादिका हूँ मैं क्या हूँ तो मैं अनुवादिका हूँ, तो मेरी भूमिका क्या है, क्योंकि अच्छा मैं अभी 2 नोट्स किया। दिस इज इन इंग्लिश, मैंने हिंदी में भी लिखा, लेकिन पता नहीं कि कोई सेंस है इसमें। अनुवाद को न केवल 2 भाषा समुदायों के बीच की खाई या दूरी को पाटने के रूप में समझा जाता है। ये it's an ambiguous act of creating continuity out of discontinuity। हिंदी में शायद ये होगा कि ये असंतता से निरंतरता बनने का एक अस्पष्ट कार्य भी है। स्पष्ट है? पता नहीं, कि मेरी हिंदी टूटी-फूटी हिंदी है, तो माफ कीजिएगा। और मैं हमेशा अंग्रेजी में बोलती हूँ, मतलब इस तरह की वाक्य हिंदी में करने बहुत कठिनाई होती है। नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं हिंदी में बोलूँगी, क्योंकि यदि मैं सब कुछ अंग्रेजी में बोलूँगी तो ये सत्ता का प्रॉब्लम है। अच्छा, ये देखिए, अभी मैं ये पॉइंट, ये बिंदु भी करना चाहती हूँ कि ट्रांसलेशन में, अनुवाद में हमेशा सत्ता होता है। अनुवाद एक राजनीतिक कार्य होता है
और मैं एक सबाल्टर्न लैंग्वेज बोलती हूँ इतालवी, मतलब आजकल एक सबाल्टर्न भाषा होती है, लेकिन एक ज़माना था जब पूरे यूरोप में जो बुद्धिजीवी लोग थे वे इतालवी भाषा सीखते थे। आज ऐसा नहीं होता है। यहाँ भारत में हिंदी की स्थिति क्या होता है? हिंदी एक पावर लैंग्वेज है, क्योंकि हिंदी में बहुत सत्ता होता है, लेकिन हम यदि ग्लोबल दृष्टिकोण से देखेंगे तो कोई सत्ता नहीं है हिंदी में। मैंने हिंदी से इतालवी का अनुवाद किया रेत समाधि का, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद को बुकर प्राइज मिला। ऐसा नहीं होता तो कोई इतालवी अनुवाद शायद नहीं हुआ। 30 साल से ये पहली बार हुई कि एक बड़ा प्रकाशन मेरे ऑफिस में है और बोले कि अच्छा हमको इस उपन्यास का अनुवाद चाहिए, और लेखिका पता नहीं क्यों वो इंसिस्ट करती है कि सीधे हिंदी से इतालवी में हो, और ये उनके लिए अजीब बात है, क्योंकि अंग्रेजी अनुवाद है तो अंग्रेजी से क्यों नहीं अनुवाद करेंगे? ये देखिए, ये सत्ता की बात है। तो इसीलिए अभी मैं हिंदी में बोलने की कोशिश करूँ। तो प्रॉब्लम क्या है कि जहाँ ये गैप होता है, एक सीमा बनती है, और सीमा का मतलब क्या है? शायद कि हम इधर से उधर नहीं जाएंगे, नहीं। सीमा जैसे कि डेलोज और वत्ताल बोलते हैं, सीमा में सब कुछ होता है। तो हम जब हम अनुवाद करते हैं, हम ये बॉर्डरिंग का काम करते हैं, और इसका मतलब है कि हमारी जो भाषा है, और मतलब मैं इतालवी भाषा में अनुवाद करती हूँ, ठीक है, जो इतालवी भाषा में है और जो हिंदी में है, तो उनमें से जो सीमा है मैं पार करने की कोशिश करती हूँ। और ये इस जब मैं पार करती हूँ, इसका मतलब है कि बीच में हूँ, और ये बीच में होना ट्रांजिशन। तो ये बहुत क्रिएटिव होता है। तो हम यदि सोचेंगे कि ये जो फिडेलिटी की, जैसे कि एक स्त्री हो, फेथफुल होना, ये बिल्कुल बकवास होता है। जब हम बीच में है, कोई लॉयल्टी, फिडेलिटी ये नहीं होना चाहिए। कुंवरजीव क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि उसके चीनी अनुवाद में जो मीठा, जो महसूस होता है संस्कृत में, वो हो, और जो मतलब सिर्फ अर्थ नहीं, ध्वनि भी। तो इसका मतलब है कि इतालवी की ध्वनि हिंदी से अलग होती है। यदि मैं उसी शब्द चुनूंगी तो शायद ठीक है, अर्थ वो होगा, लेकिन अंत में क्या मैं बीच में हूँ, और मुझे एक चॉइस करना है, चुना। हम चुनते हैं, तो इसीलिए हम जो अनुवाद करते हैं, हमारी जो जिम्मेदारी होती है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होती है। मतलब पता नहीं कि आप सकाइना, एक उसका नाम है, अभी ठीक से नहीं बोलेंगे क्योंकि मैं नाम से हमेशा वो जापानी नाम है, और नाओकी सकाई का नाम सुना? वो एक ट्रांसलेशन स्टडीज में है, और उसने एक बहुत अच्छी किताब लिखा कि जापानी में जो ट्रांसलेशन, जो अनुवाद
किए गए वे राजनीतिक दृष्टिकोण से क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि और लीडिया लियू इस तरह का अध्ययन किया चीनी भाषा में, क्योंकि हम रिप्रेजेंटेशन के बारे में हमने सुना है कि हम जब अनुवाद करते हैं हम कुछ रिप्रेजेंटेशन भी करते हैं। तो जैसे कि मैं यदि इतालवी में कुछ अनुवाद करती हूँ तो ये पूरे इंडिया का एक रिप्रेजेंटेशन होगा। तो ठीक है, मैंने रेखा माधवी के उपन्यास का अनुवाद जरूर किया, मतलब मैं हाँ बोली वे आए थे और मैं हाँ जरूर करूँगी। लेकिन मैंने जसिंता केता की कविताओं का अनुवाद किया। अभी गंगा जी के साथ एक योजना है कि हम एक संग्रह का अनुवाद करेंगे जो आदिवासी कहानियों का है। तो ये जैसे कि मैंने कहा, मतलब ये एक चॉइस है। और कभी क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि अनुवाद में ये भी होता है कि जब हम अनुवाद करते हैं जो मूल ग्रंथ है वो it becomes a commodity, वो बेचने की एक चीज हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई चॉइसेस करेंगे, लेकिन फिर बाजार है, प्रकाशक है, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, शायद सिनेमा भी है, क्योंकि अभी दो दिन पहले एक इतालवी लेखिका से बात हुई थी, वो यहाँ इटालियन कल्चरल सेंटर में आई थी और उसने कहा कि हाँ मैं अभी मेरा उपन्यास का अनुवाद हो रहा है अंग्रेजी ब्ला, लेकिन मैं नेटफ्लिक्स के राइट्स भी ले लिया। तो आजकल जो ट्रांसलेशन होता है वो सीधे दूसरी भाषाओं में है, लेकिन सिनेमा नेटफ्लिक्स मतलब मल्टीमीडिया ट्रांसलेशन हो जाता है। और इसका मतलब है कि ये पूंजी की बात है, मतलब ये आर्थिक प्रॉब्लम होता है। तो ये सब अनुवाद जो अनुवादिका है, मतलब हमारी जिम्मेदारी में है। तो बस मैं पता नहीं कि कुछ और बोलूँगी या ये ठीक होगा। ये बस है, बहुत देर हो गया। बहुत धन्यवाद रेखा जी। अब मैं सोचता हूँ कि हम सबकी तरफ से मानिक जी धन्यवाद करें। उससे पहले वक्ताओं से आप जो सवाल पूछना चाहें, आपके सवालों का स्वागत है और मैं आदरणीय प्रोफेसर वंदना झा जी को का स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में। और अगर वो कुछ बोलना चाहें तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। और आपके कोई सवाल है अगर वक्ताओं से, तो उन सवालों का स्वागत है। अब वहाँ से शायद सुनाई दे देगा या यहाँ के लिए मैं सुयश सुब्रह, मैं यहाँ PhD मेरा सवाल ज्योति जी से है कि आपने स्त्रीवादी दृष्टिकोण से जो अनुवाद करने की बात करी है, तो मैंने भी ये चुनौती महसूस की है, मेरे साथ भी ऐसा समस्या होता है। तो जैसे अगर अंग्रेजी में है कि यू कैन सी द डॉक्यूमेंट हियर, ठीक है, तो अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूँ तो आप इस दस्तावेज को यहाँ देख सकते हैं। तो इससे बचने के लिए मैंने एक रास्ता निकाला कि इस दस्तावेज को यहाँ देखा जा सकता है। तो जी, और मतलब देखा जा सकता है या देखें जैसा आप कह रहे हैं। तो लिंग निरपेक्ष बनाने के लिए जो तरीके हो सकते हैं
अगर हम ऐसे तरीकों को शामिल करें तो हमारा अनुवाद बेहतर बन सकता है। तो लेकिन हिंदी में ऐसा विमर्श बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता था कि आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा किया, और क्या मतलब हमें कहाँ ऐसी सामग्री मिल सकती है कि हम अपनी समझ को बेहतर बना सकें, ये मैं सुनना चाहता हूँ। शुक्रिया सुरेश, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है इस दृष्टि से भी। जब मैंने जेंडर पे काम करना शुरू किया तो रुथ वनिता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जो गे लिटरेचर पर काम कर रही है। तो मैंने उनको मेल करके पूछा कि रुथ मैडम मुझे बताइए कि जब हमें इस तरह का प्रयोग करना हो, जब सकते हैं या सकती हैं करें, तो हम यूजुअली क्या करते हैं, सकते हैं / सकती हैं कर देते हैं। अगर आप इसको मानक दृष्टि से भाषा लिखने वालों को देखेंगे, दृष्टि से देखेंगे, तो सबसे पहला काम करके सकता है करके दोनों को भिन्न करके हटा देते हैं। तो उनका सुझाव मुझे ये था कि आप प्लूरल यूज़ कीजिए, आप ही और शी की जगह दे यूज़ कीजिए। उसी तरह जूडिथ बटलर भी अपनी किताब जेंडर ट्रबल में इसी तरह के संकेत करती है। सवाल फिर मानसिकता का है कि हम आखिर, मैं अपने अनुभव से भी बताऊँ तो मैं जिस यूनिवर्सिटी में काम करती हूँ वहाँ सब कुछ जो हमें अपने स्टूडेंट्स को कहना है वो लिख कर ही कहते हैं। हम क्लास में बोलकर अपनी भाषा में सुधार नहीं कर सकते। तो मुझे अगर नोट्स तैयार करने हैं, अगर मैं अपने यहाँ PGDT के MA के नोट्स तैयार कर रही हूँ और मेरे साथ जो दूसरे जो मेरे एक्सपर्ट हैं वो जब उसे प्रूफ की दृष्टि से देखें तो पहली गलती वो करते हैं, अच्छा ज्योति जी ने किया हुआ, सकते हैं सकती है करके तो देख कर सकता है कि। और मुझे कई बार इस चीज़ से जूझना पड़ा अपने यहाँ खासतौर पर टेक्स्ट के संदर्भ में, और जो टेक्स्ट टोटली मुझ पर सेंट्रिक था, मतलब मेरे हाथ में था कम्प्लीटली, वहाँ मैंने इस रणनीति का इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने वही बात कही कि सवाल सिर्फ मानसिकता है, क्या हम आज भी इसके लिए तैयार हैं। मैंने इसलिए कहा कि जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम भाषा ज्ञानी होने की दृष्टि से अलग बात करते हैं और समाज विज्ञान की दृष्टि से अलग बात करते हैं। जब तक ये अप्रोच नहीं होगी कि हम एक समावेशी भाषा का निर्माण करें, तब तक आप निर्माण नहीं कर सकते। तो आपने जो छोटा सा सुझाव या जो प्रयास किया, मैं उसकी प्रशंसा करूँगी। मुझे लगता है कि इस तरह के प्रयास होने लगे हैं। उसका एक और उदाहरण अगर देखेंगे तो NCERT की किताबों में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। आप अगर NCERT की 5वीं 6वीं 7वीं तक की किताबें अगर देखें, और मुझे इसका अनुभव इसलिए भी मेरे बच्चे छोटे हैं तो मैं किताबें पढ़ाती हूँ कि मेरे सामने वो टेक्स्ट होता है, उसमें ये जेंडर रोल्स को डिफाइन अलग तरीके से किया जा रहा है। जैसे अगर आपने भी अगर बचपन में किताबें पढ़ी होंगी तो कहा जाता सवाल बन रहा है कि एक काम को यदि 3 पुरुष कितने दिन में करते हैं तो 5 दिन में 5 औरतें उस काम को कितने दिन में करती हैं। तो ये अपने आप में सवाल भाषा विज्ञान की दृष्टि से ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है, लेकिन जब आप इसको समाज की दृष्टि से देखेंगे, जेंडर की दृष्टि से देखेंगे, तो आपने पहले ही मान लिया कि जो काम पुरुष 3 दिन में करेंगे वो महिलाएं 5 दिन में करेंगी। इसको करेक्ट करने का काम NCERT ने शुरू किया है, जहाँ उन्होंने जेंडर रोल को लेकर जो बायसेस थे, जो स्टीरियोटाइप थे, उसको तोड़ रहे हैं। और आपको वहाँ प्रयोग दिखाई देंगे जहाँ पे शी और ही का प्रयोग करते हुए भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और जहाँ उन्हें लगता है कि शी कहा जा सकता है वहाँ शी कहते हैं। उसी तरह का प्रयोग आप देखेंगे डायरेक्टरीज की बात करना, वे बहुत प्रोमिनेंटली अगर वो ट्रांसलेटर कह रही हैं वो शी कहती हैं, फिर कह सकते हैं थोड़ा बात है। पर कभी जब बहुत ज़्यादा ही हो चुके तो उसमें शी की जगह बनाने के लिए शायद ही छोटी सी कोशिश है जो फ्लोटो ने भी की और गैथिस की की और NCERT का। मतलब NCERT को संस्थागत दृष्टि से भी देखा जाए तो बहुत बड़ा प्रयास है जो भाषा, और मुझे लगता है ऐसे कुछ भाषाविद होंगे जो भाषा की दृष्टि से, स्त्रीवादी भाषा की दृष्टि से, या कहीं समावेशी, स्त्रीवादी भी ना कहते, समावेशी भाषा की दृष्टि से इस तरह के परिवर्तन कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ माने, हाँ आप यहाँ आना चाहें तो आ सकती हैं। हाँ आ रही है। आपसे एक प्रश्न है। आपने बहुत रोचक और आई थिंक काफ़ी हद तक विवादास्पद विषय छेड़ा संपादकों के बारे में, कि आज वर्तमान में संपादकों की आवश्यकता है, बची है कि नहीं है। क्योंकि मैं भी एक अनुवादक हूँ और मुझे लगता है जब भी मैं अनुवाद करती हूँ तो हमेशा मुझे संपादन की जरूरत महसूस होती है। उस आपने खास संदर्भ में कहा था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में कहा था, पर क्या आपको ऐसा लगता है कि संपादक अच्छे, क्योंकि मुझे मेरा मानना है कि अच्छे संपादकों की कमी की वजह से आज बहुत सारी चीज़ें अनाप शनाप छपती, तो आपका इस पर थोड़ा आप विस्तार विचार में जानना चाहूँगी। मैं कहते हुए भूल गया या जानबूझकर भूल गया कि मैं भी संपादक
प्रतिमान एक पत्रिका निकलती है CSGS से, इसका तो देखिए संपादन हम सब करते हैं, करते रहेंगे। और ये जो मैं मोबाइल दिखा रहा हूँ तो इस पर भी संपादन करते हैं, ऐसा नहीं कि संपादन नहीं करते। फोटो अच्छा नहीं लग रहा तुरंत ठीक कर लेते हैं, लेकिन नहीं, तो संपादन ही तो है वो। तो संपादकों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि संपादन का इंस्टीट्यूशन खत्म हो जाएगा, नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो जो भी आप लिखते हैं उसको सीधा प्रकाशित कर सकते हैं। आपको संपादन की तरफ से रिजेक्शन वो फाइनल नहीं हो सकता आपकी, क्योंकि आपके पास जगह है चीज़ों को खुद ब खुद प्रकाशित करने का, संपादित करने का। बस सिर्फ इतना कह रहा था। ये भी एक बड़ा बदलाव है जिससे कि पाठ का स्वरूप तय होगा कि हिंदी जिस तरह से बनी पूरी 20वीं सदी में, उसमें जाहिर है महावीर प्रसाद द्विवेदी उनकी बहुत मतलब भीमकाय भूमिका है। सब वहाँ से हम इतिहास शुरू करते हैं। तो क्या आगे के संपादक उसी तरह के होंगे जिस तरह के वो थे, है कि नहीं? मेरे ख्याल से उनका भी बदलाव होगा। मैं सिर्फ इतना इशारा करना चाह रहा हूँ। मैं समझ रहा हूँ, मैंने आजकल आप हंस पत्रिका से जुड़ी हुई है। हंस दरियागंज में है। दरियागंज में ही एक नया गैंग बना है जो अच्छी हिंदी नाम से कुछ ऐसा ही कुछ नई हिंदी। हाँ, वो नहीं है तो आप संजय साहब से पूछिएगा, वो गैंग है। आप संजय साहब ने तो अशोक माहेश्वरी से, अरुण माहेश्वरी से, किसी से पूछ लीजिए। अब उस गैंग ने नई हिंदी के नाम पर एक बार मुझे ये यहाँ बुला दिया गया था रिफ्रेशर कोर्स में, उसमें किसी ने हम जो हिंदी बरतते हैं ऐसा उपयोग किया। मैंने उनको कहा कि भाई हिंदी की क्यों तुम ऐसी की तैसी आप लोग कर रहे हैं, हिंदी जहाँ है वहाँ रहने दीजिए। तो हिंदी चूँकि गरीब की जो है सबकी भौजाई हो गई, तो जिसको मन पाता है वही मजाक कर लेता है हिंदी से। ये दिक्कत वहाँ इसलिए हुई है कि जब ये बात मैंने कही तो वे तरह तरह से कुंवर नारायण की एक कविता उठा करके एक लेक्चरर ने, यह भी दिक्कत हो रही है ऑनलाइन को लेकर। उसमें हर किसी को जो जिसको अभी 4 लाइन शुद्ध शुद्ध लिखने नहीं आया है, वह भी इन सब तरह के प्रयोगों का, और ऐसा प्रयोग कि सारे लोग पैर से चलते हैं, आप हाथ से चलने लगे तो आप अद्वितीय थोड़े हो जाएंगे। तो ये जो संपादन में दिक्कत हुई है, रविकांत जी का इशारा तो लगभग स्पष्ट था कि जितनी सुविधाएं हो गई है लिखने वालों को, ज्योति जी ने जो कहा, अरस्तु ने क्या कहा कि ये साहित्य जितना लिखा जा रहा है ये कोई भी कुछ भी ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि अरस्तु ने तो पूरी दुनिया को ही नकल माना। तो जब पूरी दुनिया अनुकरण है तो साहित्य तो फिर से मनुष्य का या समाज का अनुकरण है, तो दूसरा अनुवाद हुआ। मैं अनुवाद के संबंध में तो एक बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि इस सकल सृष्टि में आप जो कुछ करते हैं, एक शब्द बोलते हैं तो वो अनुवाद। मौलिक आप कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, अपनी बोली हुई बात आपने पहले दिमाग में सोच लिया, आप अपनी वैचारिकता का अनुवाद कर रहे हैं। उस सृष्टि में जितना सिनेमा है सब के सब अनुवाद है। जिस तरह इशारा किया रविकांत जी ने, वो तो भोजपुरी भाषियों को मुकदमा करना चाहिए फिल्मिस्तानियों को, क्योंकि उसके यहाँ जितने एनआरआई होंगे वे सब पंजाब के होंगे, और जितने भिखारी होंगे, गलत काम करने वाले होंगे, दुर्गति करने वाले होंगे, वे सब के सब भोजपुरी भाषी होंगे। वह भोजपुरी भी सीख ले, इसकी ज़रूरत उसे नहीं आती। वहीं 2-4 कबूतर सब है, ये मनोज तिवारी टाइप टीचर सब, उसी सब से सीख ले हिंदी, ये भोजपुरी, वो नहीं सीखेगा। तो ये अत्याचार जो समाज का है, हम सब अनुवाद तक अपने को केंद्रित रखें कि मूल ही जब नष्ट है तो अनुवाद करते समय हमें जो कुछ दिक्कत होती है उन दिक्कतों पर चर्चा हुई। और आगे भाषा के संबंध में तो हम सब की जिम्मेदारी है, अकेले रविकांत को हिंदी को सुधार नहीं सकते और न फिल्मिस्तान। हाँ, निश्चित रूप से आप लोगों ने एक बहुत बड़े विषय की ओर, हालांकि मैं देर से पहुंची हूँ, लेकिन मेरी आत्मा यही थी और लगातार हम लेडी विलियम कॉलेज से भी सोच रहे थे कितनी जल्दी हम यहाँ पहुँचे।
असल में जब अनुवाद की बात हो रही है तो कल ही की बात है, हमें हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के बारे में पढ़ा। आप सबों को पता ही हो कि गीता प्रेस के जो संस्थापक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, उन्होंने सिर्फ संपादन के कारण और बार बार अपने लेख और एक पुस्तक की त्रुटि को सुधार करने के कारण अंततः उन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की। और फिर जो जितनी भी आध्यात्मिक चीज़ें थी, भागवतिक चीज़ें थी, उनका एक प्रकार से लेखन कार्य किया। जो हमारे धरोहर थे छुपे हुए इतिहास के गर्भ में, उसको उन्होंने लाने का कार्य किया। तो गीता प्रेस को भी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के कार्य को भी अनुवाद की दृष्टि से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना महत् कार्य हुआ है। बस यही याद दिलाना है।